सक्सेशन प्लानिंग, व्हाई इट इज सो इंपॉर्टेंट, थोड़ा सा इसके बारे में बता पहले। सन को लगता है कि फादर मुझे स्पेस नहीं देना चाह रहे हैं जो मैं समझना चाह रहा हूँ, दैट इज फ्रिक्शन। इसी में सर एक क्वेश्चन और है कि ये तो फादर के लिए हो गया, कुछ मिस्टेक्स सन की या नेक्स्ट जनरेशन की तरफ से भी या कुछ करेक्शंस की तरफ से भी हो सकते हैं, तो बच्चों के एंगल से थोड़ा सा आप साइड को क्लियर करके बताइए। क्योंकि पेरेंट्स की तो हम सब बात कर लेंगे, बच्चों की साइड के बारे में ज्यादा बात नहीं होती एक्चुअली। सी इसको एक सिंपल चीज़ है कि विलिंगनेस जो आती है वो बच्चे की खुद के अंडरस्टैंडिंग के ऊपर है कि वेदर ही इज कैपेबल इनफ टू रन द बिजनेस और नॉट, एंड वो कैपेबिलिटी से पहले आज के डेट में लाइकिंग को रख रहा है, वेदर आई वुड लाइक टू रन दैट बिजनेस इन अ मैनर दैट माय फादर इज डूइंग। तो इस सक्सेशन में अगर एक समय रहते प्रॉपर डिस्कशन बच्चों के साथ किया जाए जिसमें कि बिजनेस के इन आउट उसे धीरे धीरे छोटा छोटा इन्वॉल्व करो। सो वेलकम आप सभी का शिखर फाइनेंस वाला और फिन प्रो के इस कोलैबोरेशन के अंदर ये पैनल डिस्कशन जो हम लोग कर रहे हैं। तो गाइज आई एम योर होस्ट शेखर हियर, और आज हमारे पास 4 लीडिंग एक्सपर्ट हैं इस इंडस्ट्री के। सर सीए हेमेंद्र गुप्ता जी, सर सीए संजय भंडारी जी, सर सीए धनंजय, सर डूंगरवाल जी, ही इज़ ऑल्सो अ सीए। और आज हमारा जो टॉपिक का डिस्कशन है इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि मुमताज़ के लिए ताजमहल बनाया बट मुमताज़ को ताजमहल पसंद नहीं आया। अर्थात कि आपने जिसके लिए ये सारा बिजनेस बनाया, सारी चीज़ें सेट की, बट उस आदमी को वही पसंद नहीं आया। नाउ ही इज़ क्विटिंग दैट ताजमहल, है ना। इट इज़ योर सक्सेशन प्लानिंग। ओके, तो आज हम लोग इस विषय पे बात करेंगे। तो डूंगरवाल जी, मैं आपसे स्टार्ट करना चाहूँगा सबसे पहले कि सक्सेशन प्लानिंग, व्हाई इट इज़ सो इम्पोर्टेंट, थोड़ा सा इसके बारे में बताएं पहले। आपने आंसर बहुत अच्छा दिया है कि आप ताजमहल बनाओगे और उसको अगर कोई चलाने वाला नहीं है, देखने वाला नहीं है, तो वो बन जाएगा एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट। करेक्ट। एटलीस्ट ताजमहल वॉज ग्रेट इनफ सो दैट पीपल विजिट। बिजनेस cannot run without somebody owning it, number one. Family cannot run without somebody taking it ahead. और अभी ये जो आपने सक्सेशन प्लानिंग टॉपिक लिया है, इट इज़ नॉट ओनली अबाउट मनी, इट इज़ मनी, इमोशंस, वैल्यूज, ट्रेडिशंस, विजन, लाइफस्टाइल एंड द जनरेशंस। ओके, सो जैसे आपने बताया, मेरा एक पर्सनल एस्टिमेट है 5 साल के बाद इन इंडिया we are going to face a big business pandemic. Okay. Almost 45 to 50% of the businesses in India, successful businesses, will not have successors to run that business. And how are saying that? Based on my own personal experiences in last typical 1 year, क्योंकि हम mergers and acquisitions में काम करते हैं, मेरे पास जितने भी mandates आते हैं to buy Indian businesses, especially in manufacturing industries and traditional business industries, okay, कि जहाँ पे family businesses owners run कर रहे हैं, मेरे मैंडेट में से 5 मैंडेट अगर मैन्युफैक्चरिंग है, और जब हम टारगेट कंपनीज को अप्रोच करते हैं, उसमें अगर 10 टारगेट्स आइडेंटिफाई करते हैं, 8 टारगेट्स रीजन हमें एक ही बताते हैं हमें बिजनेस क्यों बेचना है, क्योंकि मेरा बच्चा यूएस गया है, वो वापस आना नहीं चाहता है। रियली? मेरा बच्चा ऑक्सफोर्ड में पढ़ रहा है, वो बोलता है अभी से, डैड आई एम नॉट गोइंग टू जॉइन योर बिजनेस, ready. So the ratio I am observing personally myself is 8 out of 10 businesses run by family houses in traditional industries, which is 80% of Indian businesses right now, traditional businesses are facing this problem. And that's what I'm saying, this is going to be the business pandemic in next 5 years in India. Very good, very good. Thank you. I will like to ask धनंजय सर, आप कितना एग्री करते हैं सर से? 100%. जहाँ बिकॉज आई हैव बीन प्रैक्टिसिंग फॉर लास्ट 20 ईयर्स, मेरे से बहुत सारे सीनियर यहाँ पे बैठे हैं। 2 जनरेशन्स तो हमने सबने देखी है, कुछ कुछ जगह पे तो 3rd जनरेशन आ रही है। 2-4 गलतियाँ मैंने जनरल देखे, बिकॉज आई एज अ स्टैट्यूटरी ऑडिटर या ऑडिटर फॉर अ फैमिली, वी वर्क वेरी क्लोजली विद द फैमिलीज, स्पेशली इन महाराष्ट्र। सिनेरियो ऐसा है कि पीपल कैन नॉट डिफ्रेंशिएट बिटवीन ओनिंग अ बिजनेस एंड रनिंग अ बिजनेस। सबको लगता है इफ़ यू आर अ बिजनेस ओनर यू शुड रन द बिजनेस, एंड वहाँ पे पहला कन्फ्लिक्ट होता है बिटवीन द फर्स्ट जनरेशन, बिकॉज दे हैड नो चॉइस, दे हैड टू रन द बिजनेस टू ओन इट। सेकेंड जनरेशन के पास उसकी ज़रूरत नहीं है, दे कैन हैव अ प्रोफेशनल मैनेजमेंट टू रन द बिजनेस एंड स्टिल ओन द बिजनेस। बट ये जो डिफरेंशिएशन है, ये कोई फर्स्ट जनरेशन इनकलकेट ही नहीं कर पाता। उनका आप घर पे जाओगे तो डायलॉग यही रहता है कि आज बिजनेस में ये प्रॉब्लम हुआ, मैंने ये किया, मुझे ये करना पड़ा, इसके हाथ पैर जोड़ने पड़े, गवर्नमेंट का ऑफिसर आया था, ये हुआ था, वो हुआ था।
तो बहुत सारी निगेटिविटीज़ ऑलरेडी अनकॉन्शियसली आपने आपके सेकेंड जनरेशन में डाल दी और वो सोचता है इतना ही प्रॉब्लम है बिजनेस को ओन करना, हालांकि वो रन करने के बारे में बात कर रहे हैं। करेक्ट। उसको लगता है ये बिजनेस में ओन करता हूँ तो मुझे ये चैलेंजेस आएंगे, तो फिर वो पहले से ही अनकॉन्शियसली कट हो जाता है बिजनेस से। ओके। एंड देन वो नहीं आना चाहता बिजनेस में। और थर्ड इज, बहुत हद तक देखा है कि सेकेंड जनरेशन बिजनेस में आता है अगर विथ अ लॉट ऑफ होप्स, उनको एक चीज़ दिखाई देती है जो बड़ा कन्फ्लिक्ट का इशू होता है कि हर एक डिसीजन में देयर इज ए डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन। करेक्ट। क्योंकि हर एक डिसीजन लेना पड़ रहा है बिकॉज प्रोसेसेस एंड सिस्टम्स ही डेवलप नहीं की। करेक्ट। मतलब स्क्रैप भी किसको बेचना है इसके ऊपर भी डिस्कशन है। करेक्ट। कोई सप्लायर मेन कौन होना चाहिए इसके ऊपर भी डिस्कशन है। करेक्ट। कोई बैंक का बड़ा ऑफिसर मेरा फैक्ट्री देखने के लिए आना है तो इसको 5 स्टार में रुकवाना है या 3 स्टार में, ये भी डिस्कशन है। करेक्ट। सो जितने बिजनेसेस मैंने ऑब्जर्व किए हैं जो प्रोसेस ओरिएंटेड है, जिसमें प्रोफेशनल मैनेजमेंट आ चुकी है, वहाँ पे सेकेंड जनरेशन को एज अ सक्सेशन आना, अकोमोडेट होना और उसको आगे चलाना काफ़ी ईजी होता है रादर देन वेयर देर इज ओनर स्पेसिफिक रनिंग एंड डिसीजन मेकिंग। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। संजय सर, इसमें एक चीज़ आप ये बताइए, जैसे सर ने, डोंगरवाल जी ने कवर किया, धनीश सर ने कवर किया, ये प्रॉब्लम का रूट कॉज क्या है? मतलब इन योर ओपिनियन व्हाई दिस इज डेवलपिंग इन सच अ पेस? आई थिंक रूट कॉज तो ऑलरेडी कवर किया कि यहाँ उन्होंने बताया कि जो गैप है जनरेशन का, पुराना जो एक अपना जनरेशन था या अभी का जो है वो उस टाइम पे एजुकेशन का इतना नहीं था, बिजनेसमैन बनने का था। आज की एजुकेशन नई जनरेशन को जॉब ओरिएंटेड लेके जा रही है। तो बिकॉज ऑफ द क्वालिफिकेशन नेक्स्ट जन गैप, ऑलरेडी नई जनरेशन जो है वो, और टेक्नोलॉजी जो चेंज हो रहा है, तो पुरानी जनरेशन में वो नहीं था। तो बिजनेस जो हम कर रहे हैं और जो नेक्स्ट जनरेशन करेगी वो नज़रिया ही पूरा अलग है। बाकी इधर नजर जैसे कॉम्प्लेक्सिटी बताई कि भाई आपने ऑलरेडी उनको एक डरा दिया है कि भाई मेरे बिजनेस में इस तरह के चैलेंजेस है तो मैं क्या हूँ, और ये सब चीज़ें नई जनरेशन आपके बिजनेस में आएगी या नहीं आएगी उसका एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है। आपको आज नहीं मालूम है जब आप बिजनेस खड़ा कर रहे हो। तो मैं ये पूरी चीज़ को इस नज़रिए से देखता हूँ कि बिजनेस खड़ा करना इज लाइक यू आर ग्रोइंग और यू आर अपने बच्चे को बड़े करने जैसा है। बच्चे को बड़ा करने में जितनी मेहनत नहीं लगती उतना आपको बिजनेस को शुरू से, जहाँ से आपने शुरू किया और वहाँ से खड़ा करने में अपनी ज़िंदगी के, क्योंकि आप 10 घंटा रोज़ 12 घंटा काम कर रहे हो। करेक्ट। तो आपने अपनी ज़िंदगी के कीमती समय तो आपने उधर डाल दिया। करेक्ट। अभी ये बिजनेस अपने आप नहीं चलने वाला है। यू विल नीड ऑनर्स, रनर्स, मैनेजर्स। Correct. आपको नहीं मालूम है कि आपकी जनरेशन उसको रन करने वाली है। तो आप प्लान किए बगैर एक्चुअली उसको या तो मतलब कोई बाहर लेके जाएगा अगर इसको बिजनेस सर्वाइव करेगा, बाकी आपने प्लान नहीं किया तो इट विल डाई इट्स ऑन डेथ। तो आप अपने बच्चे को ऐसे मतलब अननेचुरल डेथ कैसे मरने दोगे? Correct. तो आपको प्लानिंग करना है कि भाई इसको फ्यूचर में इसकी देखरेख कौन करेगा जब मैं नहीं हूँ। करेक्ट। मेरे बच्चे करेंगे, प्रोफेशनल्स करेंगे, क्यों करेंगे? करेक्ट। सेकेंडली अगर मैं एज ए कंट्री इसको देखूँ तो जहाँ का कि सक्सेसफुल प्लानिंग किसको करना है? जिसके पास वेल्थ है। वेल्थ नीड वेल्थ मैनेजर्स। अपने आप ग्रो होने का जो है, इट्स नॉट लाइक अ ट्री के अपने आप ही ग्रो। अब वेल्थ को आपने बनाने में अपनी ज़िंदगी निकाल दी और अगर आप प्लानिंग नहीं कर रहे हो, यू आर अलाउइंग इट टू डिस्ट्रक्ट दिस वेल्थ बेसिकली। तो आप देश के लिए भी बहुत बड़ा अगर नुकसान कर रहे हो कि जिस वेल्थ को बनाने में आज की नई जनरेशन ने इतना साल लगाया। करेक्ट। और नई जनरेशन यूएस जा रही है, इधर जा रही है, तो आप वो उसको जीरो करके और कहीं ना कहीं अपना ओवरऑल इंडिया का जीडीपी भी नीचे जाएगा अगर सक्सेसफुली रनिंग बिजनेस इसके लिए बंद हो जाएंगे क्योंकि नेक्स्ट जनरेशन उस पर संभालने वाला नहीं है। करेक्ट। तो हम अपना जो कंट्री को कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं कि मैं अपने बिजनेस की भी सक्सेशन प्लानिंग कर लूँ कि जहाँ पे जो भी इसको संभाले उसको यहाँ से और 10 गुना बड़ा करे। इट्स अगेन अ कंट्रीब्यूशन बिकॉज इट विल जनरेट एम्प्लॉयमेंट एंड सो मेनी थिंग्स। सो आई थिंक दैट नॉट जस्ट फ्रॉम एक बिजनेस को संभालना है पर्सपेक्टिव, बट इसके कास्केडिंग इफेक्ट बहुत ज़्यादा है और इसके लिए जरूरी है कि जो भी लेवल पे हो आपका बिजनेस, लेकिन आपको ये प्लानिंग, इसके बहुत सारी टेक्निकल टैक्सेशन वगैरह के रीजन है, लेकिन ये जो एक नॉर्मल जो कोई भी कॉमन आदमी के लिए इंपॉर्टेंट है वो ये है कि जो बड़ा किया है उसको यहाँ तक तो वो परपेचुअल चलना चाहिए। सर, आप क्या कहना चाहेंगे इस पे? एक्चुअली सक्सेशन प्लानिंग बहुत ज़रूरी है, लेकिन सक्सेशन प्लानिंग से बेसिकली नहीं कि मेरे को अपनी वेल्थ पास ऑन करनी है। एक्चुअली इट इज़ अ वेरी लार्जर इफेक्ट। इफ दिस इज रिलेटेड टू एनी बिजनेस, तो succession planning question has to be answered for each and every position. While they're running the business, every day we face it. If any X is not there, what is to be done?
If my CEO is not there, he is absent from the business for 15 days. So I have to develop all those systems and processes so that my industry or my MSME can run on automation, number one. Any MSME, because there is difference of running a entrepreneurship and job is that after the job, you are creating nothing. But if you are an entrepreneur, you have created something. Correct. You have just created an MSME. Maybe it is a manufacturing unit. You are manufacturing some goods or you are providing some services. So you are creating some tangible and intangible assets which can be used by you, maybe your children's, and maybe any other person. So you have to answer this question maybe at the time of your MSME is shaping and taking a bigger size, that what will happen when I am not there. So as Dhananjay told, that we have to make a differentiation that who is owning this particular industry or who is running this industry. If we can create a structure of our business, ownership structure, maybe there is a private limited company wherein shares are held by some other person and it is run by professional director or so. So if I take care of all these things in my career or in my industry or in my entrepreneurship, that succession planning is not going to come while I will take a decision that, okay, I'll quit running this particular business. I will continue owning it for some time. Maybe after 10 years, I even can think that let me don't own it. I can convert this ownership into money and just relax. That is my view on it. वेरी गुड सर. जैसे कि आप चारों ने जो बात कवर की, अगर समराइज़ करें, सर ने जो शुरुआत किया कि उसका एक्चुअली इंडस्ट्री पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है ओवरऑल, सर ने जो बात किया एक पर्सनल फैमिली में क्या चल रहा है इमोशंस के तौर पे, आपने उसको बहुत ब्यूटीफुली नरेट किया सर. और आपने सिस्टम प्रोसेस स्ट्रक्चर की बात की कि उसका भी बिजनेस में प्रेजेंस नहीं है, दैट इज़ ऑल्सो अ प्रॉब्लम. वी विल ब्रेक इट वन बाय वन, है ना. मगर सबसे इम्पोर्टेंट जो प्रॉब्लम है, जो मुझे फील हुई उस व्यक्ति से बात करते हुए जिसकी अभी हमने स्टोरी शेयर की थी, वो ये है कि उसके जो बच्चे हैं तो काबिल हैं, बिजनेस ज्वाइन नहीं करना चाहते, दे आर अर्निंग गुड, दे लिविंग अ कंफर्टेबल लाइफ इन अ डिफरेंट कंट्री और इन दिस कंट्री. और जो धनंजय सर ने बात बोली थी कि उस व्यक्ति ने जीवन के दौरान ऐसे एग्जाम्पल सेट कर दिए कि बच्चा आप समझता है कि ये व्यापार इसी तरीके से चलता है और अगर मुझे जीना है तो ये मेरा वे ऑफ लाइफ नहीं होने वाला. करेक्ट. तो डूंगरवाल जी, मैं आपसे ये स्पेसिफिक क्वेश्चन जानना चाहूँगा कि बीइंग पेरेंट, जब आपके बच्चे आपको देख रहे हैं बिजनेस करते हुए, है ना, तो किस तरह का एटमॉस्फेयर बिजनेस को लेके और घर को लेके आपको क्रिएट करना चाहिए एज अ ओनर, जिससे कि ये प्रॉब्लम फ्यूचर में चल के इस तरह की क्रिएट ना हो जाए. थैंक यू फॉर दिस क्वेश्चन, बिकॉज ये मैंने खुद मेरे लाइफ में जो एक्सपीरियंस किया है उससे मैंने सीखा है. आई कम फ्रॉम अ फैमिली बिजनेस बैकग्राउंड माई सेल्फ फर्स्ट. अरे वेरी गुड. बिफोर बिकमिंग अ चार्टर्ड अकाउंटेंट. तो मैंने जो एक्सपीरियंस खुद पे किया है कि जैसे मेरे ग्रैंडफादर ने बिजनेस जो चालू किया, उन्होंने कैसे पास ऑन किया मेरे फादर को. मेरे फादर ने मुझे न्यूट्रल चांस दिया कि तुझे आना है तो आ सकता है, नहीं आना है तो तू नहीं आ सकता है. व्हाट चेंज्ड इन बिटवीन? मेरे फादर के पास इतनी अपॉर्चुनिटीज नहीं थे. करेक्ट. जब उन्होंने बिजनेस लिया, इसलिए उनके पास एक ही चॉइस था, कंटिन्यू द बिजनेस. ओके. कम माई जनरेशन, आई हैड टू चॉइसेस, आइदर टू कंटिन्यू द बिजनेस और वेंचर आउट एंड डू समथिंग ऑन माई ओन. ओके. सो माय क्वेश्चन हियर स्टैंड्स कि आप तो यहाँ आ गए प्रैक्टिस में, तो वो बिजनेस का क्या हुआ? वो बिजनेस जब तक मेरे डैडी फुल्ली एक्टिव थे तब तक उन्होंने बहुत अच्छा चलाया. व्हेन ही वांटेड टू रिटायर, ही पास्ड ऑन टू एन एक्सटर्नल पर्सन. ओके. विद सम कमर्शियल अरेंजमेंट्स इन प्लेस. दैट इज रनिंग राइट नाउ. That is running right now. इट इज सक्सेसफुल वेंचर. I would not say 100% yes. If I would have run it ओके. myself, possibly वो बिजनेस का शेप कुछ और हो सकता था. ओके. लेकिन वो एक कॉम्प्रोमाइज कॉस्ट था क्योंकि मुझे कुछ और करना था, इसलिए मैंने वो नहीं कंटिन्यू किया. सो कमर्शियल अरेंजमेंट से आप खुश हैं उसके? मैं बोलूँगा कि पोटेंशियल अगर उसका 100 है तो आज हम शायद उससे 50 या 40 ही अर्न कर रहे हैं. बट स्टिल द बिजनेस इज स्टिल इज गोइंग ऑन. ओके. तो वर्जन 1 इज गुड. ओके. सो यू आर. मैं बताना आपको ये चाह रहा था कि बिजनेस does not remain in office in family business. Business comes on dining table. ओके. Business comes on your vacations. Business comes on your travel. ओके. तो यही तो प्रॉब्लम है. जब आप फैमिली के साथ बिजनेस करते हो और फैमिली का नेक्स्ट जनरेशन आता है,
वो डिस्टिंग्विश नहीं कर पाता है कि ये मेरा ऑफिस लाइफ है और ये मेरा होम लाइफ है। वाई? क्योंकि बिजनेस के कॉन्वर्सेशन डाइनिंग टेबल पे होते हैं। तो वो होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? यही तो आज के जनरेशन को ये पसंद नहीं है। ओके। शायद मेरा भी वो एक कारण हो सकता है कि मुझे मेरा पर्सनल स्पेस कब मिलेगा। तो अगर मैं बिजनेस की बात भी डाइनिंग टेबल पे करूंगा, वही बात अगर मैं वैकेशंस पे करूंगा मेरे फैमिली के साथ, तो देन व्हेन वुड आई गेट माय पर्सनल स्पेस? एंड दैट इज द रीजन पॉसिबली आई हैव टेकन अ कॉल। तो मेरा ऑब्जर्वेशन ये रहा है कि दिस जनरेशन नीड्स प्राइवेट स्पेस ऑफ देयर ओन बिकॉज ऑफ द जनरेशनल चेंज। करेक्ट। तो अगर आज के बिजनेस ओनर्स को अगर कुछ ध्यान में रखना चाहिए तो उन्होंने ये कॉन्शियसली देखना चाहिए कि बिजनेस को इतना प्रोफेशनलाइज करना है कि बिजनेस के बाउंड्रीज तक रहे। ओके ओके। वो बिजनेस के बाउंड्रीज के बाहर अगर आना जाए तो इट विल बी कंसिडर्ड एज एनक्रोचमेंट इन माय प्राइवेट स्पेस। करेक्ट। एज द नेक्स्ट जनरेशन. So that is a precaution I see, and this is backed by so many real experiences I am having as an advisor to other family. Can you share a story? एक very interesting recent example, very recent example. फाउंडर ने यानी एंटरप्रेन्योर ने 27 साल पहले एक बिजनेस चालू किया, बहुत मेहनत लिया, जैसे हम सब ने माना कि वो बिजनेस खड़ा करने के लिए क्या स्वेट एंड ब्लड लगता है, हम सबको मालूम है। आज उसका बच्चा जब पढ़ के आया, MBA करके आया बाहर से, फादर चाहता है कि मेरे बिजनेस को तू आगे बढ़ा। बच्चा चाहता है कि आई विल लिव ऑन माई ओन टर्म्स। ओके। मैं वैकेशंस पे जाना चाहूंगा साल भर में 1 महीना। मैं मेरा सोशलाइजेशन करना चाहता हूं, मेरे पर्सनल हॉबीज है, मुझे पैशन है। आई कैन नॉट रन बिजनेस लाइक यू बिकॉज आपने सोल एंड ब्लड दिया है, वो आपका प्रॉब्लम था। करेक्ट। मेरे लिए मेरे पर्सनल इंटरेस्ट, पैशन, हॉबीज भी उतने इंपॉर्टेंट है। करेक्ट। एंड दैट इज द फ्रिक्शन पॉइंट बिटवीन फादर एंड द सन। फादर को लगता है कि माय सन इज कैजुअल, इज नॉट टेकिंग बिजनेस सीरियसली। सन को लगता है कि फादर मुझे वो स्पेस नहीं देना चाह रहे हैं जो मैं समझना चाह रहा हूं, एंड दैट इज अ फ्रिक्शन। नाउ इमेजिन दैट फ्रिक्शन इज नॉट ओनली रिमेन टू द बिजनेस। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। वो पर्सनल लाइफ में भी आ गया, एंड नाउ दे आर लिविंग सेपरेट। Really? Just in the same building, a flat above and a flat below, just because they are not gelling well in the business. So the issue is so grave that it is now coming into their personal lives also. The differences are coming to personal lives, and therefore creating that space for the next generation is what I personally feel is very important for business owners. इसी में सर एक क्वेश्चन और है कि ये तो फादर के लिए हो गया, कुछ मिस्टेक सन की या नेक्स्ट जनरेशन की तरफ से भी, या कुछ करेक्शंस उनकी तरफ से भी हो सकते हैं? हो सकता है ना सर, बिल्कुल हो सकता है। अभी जब मैं उनके सन के साथ बात करता हूँ, आई एम कॉमन एडवाइजर टू बोथ ऑफ देम। ओके। सन का पॉइंट ऑफ व्यू है इंडिविजुअलिस्टिक लाइफ विच दे हैव लर्न फ्रॉम ओवरसीज एजुकेशन। करेक्ट। स्पेशली वेस्टर्न वर्ल्ड में। करेक्ट। द ओवरसीज इकोनॉमी इज ऑल अबाउट इंडिविजुअलिज्म, और हम जो दुनिया में जीते हैं वो है एक फैमिली, इट्स अ सोशल कल्चर। सो सन को शायद ये समझना होगा कि द कल्चर्स आर डिफरेंट, नंबर 1। नंबर 2, जो फादर ने इतना मेहनत लेके बनाया हुआ है वो आज उसको रेडीमेड जो मिल रहा है, शायद उसको उसका रियलाइजेशन ही नहीं है कि हाउ मच इट इज वर्थ। करेक्ट 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 करेक्ट। सो दैट एजुकेशन टू द सन फ्रॉम एन अर्ली एज, मैं इसको बोलता हूँ बिजनेस एजुकेशन, राइट? बिजनेस एजुकेशन, इट इज नॉट MBA एटसेट्रा। रियल लाइफ प्रैक्टिकल बिजनेस एजुकेशन फ्रॉम द यंगर ईयर्स। ओके। आज वो फादर क्या कर रहा है कि तू सीख ले, तुझे जो लाइफ जीना है वो जी ले, जो मैंने नहीं किया वो तू कर ले। तो अच्छे से अच्छे इंस्टीट्यूट में जा, तेरा फंडिंग मैं करूंगा। और वो सीख के आया एंड नेक्स्ट डे बोलता है चल अभी ऑफिस में आने बैठना चालू कर दे। करेक्ट। Where has he connected with your business all through his life? Never connected. Never. So अगर यही उसको स्टेप बाय स्टेप करते थे कि यंगर ईयर्स से उसको अगर इन्वॉल्व किया जाता था इन रियल बिजनेस डिसीजंस टू मेक हिम रियलाइज दैट दिस इज द रियल बिजनेस, देयर इज अ फन आउट ऑफ इट। जैसे सर ने बताया कि
हम चैलेंजेस बहुत बार डिस्कस करते हैं, लेकिन बिजनेस का थ्रिल भी अगर हम पास ऑन कर पाए उनको, करेक्ट माउंटेन ड्यू के जैसा. हाँ कि अरे देयर इज अ फन, देयर इज इंटरेस्ट, देयर इज पैशन इन्वॉल्व इन द बिजनेस, तो शायद वो एजुकेशन अगर उसको जल्दी एज से मिलना चालू हो जाता था, Correct. तो जब वो पढ़ के आता है ही अंडरस्टैंड द वर्थ You will enjoy it actually. एंड एंजॉय. धनंजय सर, इसमें एक आपसे बहुत इंपॉर्टेंट इनपुट चाहूँगा मैं. जो सर ने बात बोली बच्चे के बारे में, तो बच्चों के एंगल से थोड़ा सा आप साइड को क्लियर करके बताइए. क्योंकि पेरेंट्स की तो हम सब बात कर लेंगे, बच्चों की साइड के बारे में ज़्यादा बात नहीं होती एक्चुअली. सी इसको एक सिंपल चीज़ है कि विलिंगनेस जो आती है वो बच्चे की खुद के अंडरस्टैंडिंग के ऊपर है कि वेदर ही इज़ केपेबल इनफ टू रन द बिजनेस और नॉट. एंड वो कैपेबिलिटी से पहले आज की डेट में लाइकिंग को रख रहा है, वेदर आई वुड लाइक टू रन दैट बिजनेस इन अ मैनर दैट माई फादर इज़ डूइंग इट. मैं ऑडियंस के हिसाब से अभी आपको थोड़ा सा बोलूँगा, इसको एक्सप्लेन करें एक्चुअली विद एन एग्जाम्पल. मेरे एक मतलब ये एक ऐसा एग्जाम्पल है जो शायद बहुत सारे सामान्य मान्यताएं जो रहती है, कॉमन सेंस उसको तोड़ के बाहर है. एक मेरे एक कस्टमर मतलब क्लाइंट है, उनका 7 स्टेट्स में बिजनेस है, मल्टी लोकेशनल. ओके. इतना ट्रैवल करना पड़ता है कि डाइनिंग टेबल इज़ द ओनली लोकेशन जहाँ पे जो प्रमोटर है या उसकी फैमिली है वो डिस्कस कर सकते हैं. इफ़ यू गो टू हिज बंगलो मतलब घर पे, तो हॉल में ही एक बड़ा टीवी है जिसमें सारे लोकेशन सारी फैक्ट्रीज के वेब कैमराज का ये चलता रहता है एक्सेस. हाँ, तो खाना खाते हुए भी आप फैक्ट्री देख रहे हो. सेम कल्चर. बच्चा यूएस गया, यूएस में सीखा वगैरह, वापस आ गया, उसको पूछा गया कि करना क्या है. ऑब्वियसली द आंसर वाज कि नहीं बहुत कुछ है, आपने तो स्लोली पिछले 30 साल में एक फैक्ट्री का इतना सब कुछ किया, मल्टी लोकेशनल किया, सडनली आई कम इन. प्लस दे हैड अ फेयर बिट ऑफ प्रोफेशनल मैनेजमेंट इन प्लेस जो ऑलरेडी 10-15 साल से उसमें काम कर रहे थे. तो ऐसा कुछ नहीं था कि बच्चा अगर काम पे नहीं जाएगा तो धंधा बंद हो जाएगा या कुछ प्रॉब्लम आ जाएगा. देन दे केम अप विद इनोवेटिव मतलब प्लान. उन्होंने क्या किया, फादर एंड सन दे डिसाइडेड कि 5 साल यू विल शैडो मी, वॉट एवर आई डू यू जस्ट हैव टू कम विथ मी. ओके. किसी भी मीटिंग में बात नहीं करनी, अपना ओपिनियन नहीं रखना है, पूछा जाए तो भी शांत रहना है, कंपल्सरी. हर दिन शाम को घर आने के बाद जो तुझे लगा लिख के रखना है. जब भी हमें टाइम मिलेगा वी विल डिस्कस, आई विल डिसाइड टू यू. ओके. ये उनका तकरीबन 3 साल चला. वेरी गुड. उसके बाद उसका कुछ 13 महीने लगे उसको हर एक डिपार्टमेंट में काम करना पड़ा. ओके. सिक्योरिटी गेट से मतलब ट्रांसपोर्ट की गाड़ी आती है तो खाली करने के सिक्योरिटी के चैलेंजेस क्या है, स्टोर वाले के क्या है, यहाँ से लेके बोर्ड मीटिंग तक के सारे चैलेंजेस उसने 2-2, 3-3 महीने करके देख लिए, 7-8 डिपार्टमेंट में काम कर लिया. ये पूरी प्रोसेस में क्या हुआ, फादर को ये उसको कभी नहीं बताना पड़ा कि मैं किसी ऑफिसर को किस तरीके से ट्रीट क्यों करता हूँ, कोई प्रोसेस में मुझे एक पर्टिकुलर डिसीजन क्यों लेना पड़ता है, या एक पर्टिकुलर डिसीजन लेने के बाद उसका जो रिजल्ट है वो आने के लिए जो टाइम लगेगा, तब तक इफ़ यू आर फीलिंग कि ये थोड़ा कॉस्टली है या इसको अलग तरीके से कर सकते हैं, ये सारे आंसर उसको पता चल जाते हैं. ओके. बट अभी दूसरा उसका फ्लिप साइड ऐसा है, बच्चे ने 3 साल इसको शैडो किया, करेक्ट. 2 साल फैक्ट्री में गुजारे, करेक्ट. नाउ ही इज शार्पर देन हिज फादर. ओके. अभी सिनेरियो ऐसा है कि डैड को कभी कभी लगता है मैं ही घर बैठ जाऊं बच्चा ठीक से कर पाएगा. एंड देयर आर दिस 2-3 एग्जाम्पल जहाँ पे मैंने जेन्युइनली देखा है the second generation is running the business far better than the first generation. That's a good, मतलब it's a good problem to have if father is feeling like that. So to coming back to the question कि second generation को क्या चाहिए, एक तो उनको चाहिए टाइम. करेक्ट. उनको चाहिए ट्रायल बॉल्स, उनको देखने दो पहले. डोंट एक्सपेक्ट कि कल से प्रॉफिट का रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम्हारा. एंड देन लेट देम ऑब्जर्व एंड लर्न रादर देन यू पुटिंग देम एट अ जॉब एंड देन थ्रू जॉब यू लर्न. विदाउट रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर सीखने का मजा है ना तो सेकेंड जनरेशन आती है, अदरवाइज उनको थोड़ा प्रॉब्लम है. ग्रेट सर. सर ये क्वेश्चन थोड़ा सा पर्सनल जाएगा बिकॉज आप भी एक एंटरप्रेन्योर बच्चे के पिता हैं और यू ऑल्सो आप जॉब में भी रहे हैं और आपने एंटरप्रेन्योरशिप भी की है, दोनों ही रोल प्ले किए हैं आपने. और आप इसका एक बहुत अच्छा, क्योंकि जो इन्होंने एग्जाम्पल दिया वो एक सक्सेस स्टोरी है,
बट एक सक्सेस स्टोरी के दौरान जो एक फादर को पेन होता है या उसके कंसर्न्स होते हैं या ये फियर्स होते हैं, डाउट्स होते हैं, जो हिडन चीज़ है वो जनरली किसी से शेयर नहीं कर पाता या संकोच में रहता है किसको बताऊं, उनके साथ क्या करना चाहिए फर्स्ट, सेकंड, इसके लिए कोई फ्रेमवर्क हो सकता है क्या इन सब चीज़ों को हैंडल करने? आई एम इनटू प्रोफेशनल लाइफ नाउ. करेक्ट. So business में professional life is more run, it's more of a services. करेक्ट. So unless my next generation is coming with the same qualification and same industry, तो handover may be possible if it is a organization which is working with multiple departments. And like my elder brother is the founder of this organization. Correct. So he has done it beautifully by handing over one department to me and the other fund to his son and daughter. But now, like I'm more involved, or probably 10-20% of the time I'm giving to my daughter. Correct. She wanted to become an entrepreneur. Correct. And as a father, come investor, come mentor, come probably one of the department of accounts and finance. So I'm playing right now the multiple roles the son in the story played. So the reverse working is happening now. But sometimes it is good. आपकी next generation अगर आप जो कर रहे हो वो नहीं करना चाहती है, in a way there are a lot of differences of opinion की the way she want to work and the way I will think about her business. Correct. तो वो मुझे उसको जो इन्होंने बताया कि वो जो उसको प्राइवेट स्पेस, उसका स्पेस उसको देना है. करेक्ट. उसके बिजनेस की डिसीजन मेकिंग वो है. करेक्ट. तो जहाँ पे डे टू डे के उसके कुछ क्वेश्चंस आते हैं, उसके एम्प्लॉय के रिलेटेड कुछ चीज़ें आती है, तो आई एम नॉट सपोज टू इंटरफेयर. Correct. दो मेरा पैसा लग रहा है, दो आई एम शी लुक अपॉन मी, बट आई हैव टू गिव हिम दैट फ्रीडम, हर दैट फ्रीडम दैट तेरा बिजनेस है, इसकी डिसीजन मेकिंग तेरे को करनी है. Correct. आई कैन एडवाइज बट आई विल नॉट इम्पोज माई सजेशंस कि भाई तू इनको ऐसे ही हैंडल करके ये Correct. डिसाइड. Correct. क्योंकि उसकी जो टीम है वो भी नेक्स्ट जेन जी टीम है. उनका माइंडसेट हो गया, उनका काम करने का तरीका हो गया, वो सब कुछ अलग है. हम शायद कुछ करेंगे और एक आध भी की टीम मेंबर हिलेगा तो दिक्कत हो जाएगी. अपने को आएगा. करेक्ट. सो आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन था कि एज अ फादर और एज अ पेरेंट आपके जो संकोच है, क्वेश्चन है, आप किसके साथ करेंगे, क्या करेंगे, आपको अगर आपको आपके बच्चों को अगर आप वो मसाल दे रहे हैं कि आपको उसको आगे लेके जाना है, तो ये तो भी ट्रांसपेरेंट इनफ. ओके. Otherwise- ट्रांसपेरेंसी इज फर्स्ट. ट्रांसपेरेंसी विथ योर किड्स. अगर आपको लग रहा है कि वो समझ पा रहे हैं, जैसे इनके बच्चों को उन्होंने पूरा ऑब्जर्व करने का मौका दिया. करेक्ट. सेकंड है कई बार आदमी की लाइफ में कि वो बच्चा उतना मैच्योर नहीं हुआ है, तो आपका फ्रेंड सर्कल होता है, और चाहे बिजनेस सर्कल हो, चाहे आपका कॉलेज का फ्रेंड सर्कल, उसमें से कुछ आपके क्लोज होते हैं जिनके साथ आप शेयर करके एडवाइस लेते हो. सेकेंडली जो आज की टाइम में जो एक बहुत हैपनिंग प्रोफेशन है वो है मेंटर्स, प्रोफेशनल मेंटर्स, कोचेस. ओके. तो इफ यू आर एबल टू फाइंड राइट कोच, then also sometime you can actually take right decision because they are thinking independently. करेक्ट. They are not thinking only from your perspective. So if you getting a right coach, he will help you to think in a different manner compared to how you think in your own way. करेक्ट. So आपने ज़्यादा कहा कि मैं किसी से शेयर करूँ. It can be first your better half, second your friends, if not your own kids if they are not mature, or a coach or somebody. एक और ऑप्शन है आपके कलीग्स, आपके मतलब जो बिजनेस कनेक्ट्स इन द सेम इंडस्ट्री, जिनसे आप बिजनेस सीक्रेट मतलब हो सकता है कि कंपटीशन नहीं हो, लेकिन कई बार एक बिजनेसमैन का सोचने का तरीका एक दूसरा बिजनेसमैन समझ सकता है. करेक्ट. तो अगर आपका ऐसा कुछ चीज़ें है, द एग्जाम्पल विल बी रॉन्ग बट समटाइम माई सेल्फ एंड धनंजय डिस्कस सम गुड थिंग, नेगेटिव थिंग अबाउट अवर थिंग्स, राइट फ्रॉम लाइक जब उसका फर्म बड़ा हो रहा था एंड हमारे फर्म में ऑलरेडी पार्टनर्स का शेयरिंग प्रोसेस क्या है, मैकेनिज्म क्या है, तो ही वांटेड टू सेट अप समथिंग बिटवीन पार्टनर्स. करेक्ट. सो वी डिस्कस्ड अ लॉट कि हाउ टू स्ट्रक्चर इट सो दैट लॉन्ग टर्म में चले. करेक्ट. अब उसके बाद उसको कैसे इम्प्लीमेंट करना है, क्या करना है, दैट ही माइट हैव टेकन सम क्लू एंड ही एस्टैब्लिश दोज थिंग्स. करेक्ट. उसकी ऑर्गेनाइजेशन में अगर मैं कलीग हूँ, मैं तो when I saw that he is having a very good expertise, but his office was running from a residential place. So I kept on pinching him कि भाई तो you shift to a proper commercial office. तो जो एग्जाम्पल ये है कि एक जो आपका जो बिजनेस, सेम बिजनेस का जो प्रोफेशनल वाला जो कलीग आपको जो एडवाइस दे सकता है, आप उससे खुल के बात कर सकते हो. कई बार अपने बच्चों से, अपने पार्टनर से, अपने एम्प्लॉय से नहीं भी कर पाओ. करेक्ट. सो ये कुछ आपको डिसाइड करना है कि आप किसके साथ खुल के बात कर सकते हो, आपकी प्रॉब्लम्स के ऊपर डिपेंड. करेक्ट. करेक्ट. But you have to talk to somebody, whether it's a coach, your better half, your friend. Then only your thought process will evolve basically, right? करेक्ट. करेक्ट. ब्यूटीफुली सेड सर. हेमंत सर, आपके लिए इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैं जानना चाहूँगा, बिकॉज
बच्चों की बात हो गई, पेरेंट्स की बात हो गई, एक इसमें बहुत इम्पोर्टेंट व्यक्ति होता है जिसके बारे में बहुत कम बात होती है बिजनेस ट्रांसफॉर्मेशंस में। जैसे कि हमने देखा रिलायंस के साथ देखा कि रिलायंस में सक्सेशन प्लानिंग वाज अ फेलियर। ओके, मुकेश अंबानी जी ने इस चीज़ को समझा और उन्होंने इसको समय रहते एक्शन में लिया और अपने बच्चों के बीच में उसके ऊपर प्लांट किया। इसके लिए उन्होंने आई हैव सम स्टडीज़ जहाँ पर उन्होंने शायद वॉलमार्ट को स्टडी किया कि उन्होंने कैसे सक्सेसफुली ट्रांजिशन किया, और भी जो सक्सेसफुल फैमिलीज रही हैं ग्लोबल। एक व्यक्ति रिलायंस की कहानी में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करे थे, जब सब ने, सरकार ने, बोर्ड ने, कंपनी के शेयर होल्डर, सब ने हाथ खड़े कर दिए थे। दैट वाज द लेडी मदर। उस कंपोनेंट को छोड़ दिया जाता है, या एक तरह से कह लीजिए वो पिक्चर में सामने नहीं आते। और मुझे लगता है कि इंडिया के उस इक्वेशन के अंदर वो लेडी ने बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया एग्जिट के अंदर। तो इस पूरे ट्रांजिशन में जहाँ फादर बच्चों के बीच में ये कहानियाँ चल रही हैं, मदर्स का क्या रोल होना चाहिए? एक्चुअली बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये जो एक सेगमेंट है हमारे परिवार का, हालांकि उसका कंट्रीब्यूशन हर जगह होता है और अनमेजरेबल होता है, लेकिन वो फ्रंट में कहीं दिखाई नहीं देती। करेक्ट। चाहे बाप बेटों की लड़ाई चल रही हो या क्या कुछ चल रहा हो, और वो इतना इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है और उसका कंट्रीब्यूशन इतना ज़्यादा है कि शी कैन प्ले ए मेजर रोल एवरीवेयर। क्योंकि अगर आपने देखा होगा कई बार कि आपके बच्चों के साथ ना आपके कनेक्शन से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कनेक्शन आपकी वाइफ का है, उनकी मदर का है। हर एस्पेक्ट में देखेंगे कि बच्चे अगर अपनी कोई छोटी मोटी प्रॉब्लम डिस्कस कर रहे हैं तो वो मदर के साथ कर रहे हैं। तो अगर हम समय रहते इस फैमिली डिस्कशंस को थोड़ा मैच्योर करके अगर इम्प्रूव करेंगे तो ये प्रॉब्लम नहीं आएगी। जो कॉन्फ्लिक्ट दिखाई दे रहा है अभी इंडस्ट्री में खासकर, तो उसकी एक बेसिक वजह क्या है कि ये जो एंटरप्रेन्योर है ना, जो आज या 50s या 60s में है, जिसने पिछले 20-30 साल में एंटरप्रेन्योरशिप की पर आज वो किसी स्टेज पे पहुंचा है, तो उसकी एक बेसिक कैरेक्टरिस्टिक था कि उसने अपने बिजनेस से ज़्यादा काम उसको कहाँ करना पड़ा, क्योंकि इकोसिस्टम में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम थी, क्योंकि इंडिया में एंटरप्रेन्योरशिप का इकोसिस्टम ही नहीं था। तो एक जो नॉर्मल बिजनेसमैन को काम करना पड़ता है उससे ज़्यादा काम करना पड़ा। इसलिए उन स्ट्रगल्स की वजह से शायद वो फैमिली को इतना समय नहीं दे पाया। दिस वाज अ चैलेंज। करेक्ट। लेकिन आज अगर हम सिचुएशन को देखेंगे, टेक्नोलॉजी अवेलेबल है, इकोसिस्टम ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, फैसिलिटीज़ बहुत ज़्यादा अवेलेबल हैं, तो इस सक्सेशन में अगर एक समय रहते प्रॉपर डिस्कशन बच्चों के साथ किया जाए, जिसमें कि बिजनेस के इन आउट उसे धीरे धीरे छोटा छोटा इन्वॉल्व करो। जो फैमिली ट्रेडिशनल बिजनेस में अगर आप जानकारी रखते हो तो आपने देखा होगा कि एक बड़ी दुकान होती थी या बिजनेस होता था, तो कई बार जो बच्चा जब 12-14 साल का होने लगता था ना, तो फैमिली वाले क्या करते थे कि यार पापा का खाना लेके दुकान चले जाओ। दैट वाज अ प्रोसेस, बिकॉज वो बच्चा जब दुकान जाता था तो घंटा भर पर उसको लालच होता था कि जब दुकान जाएगा तुम इसको ₹1.50 ₹2 नो एज ए टिप मिलेगी। करेक्ट। वो जाता था, लेकिन वो साथ में उस एनवायरनमेंट को एब्जॉर्ब करता था, बहुत सारी चीज़ें सीखता था। तो दैट वाज ए नेचुरल सक्सेशन प्लानिंग। इसमें क्या होता है कि कई बार बिजनेस के लिए या आपके एंटरप्रेन्योरशिप के लिए कुछ ऐसे स्किल्स की ज़रूरत होती, तो देखना है कि वो मेरे बेटे में है या नहीं है। कई बार ऐसा भी होता है कि वो वाला स्किल जो ज़रूरी है वो उसमें है ही नहीं। अभी सर बट एक चीज़ मैं ऐड करना चाहूँगा। अभी तो क्या हो गया है कि मदर्स का एंगल चेंज हो गया है। मदर्स टिफ़िन लेके दुकान पे बच्चे को नहीं बेचती, इवन दो दे रजिस्ट फॉर इट। हाँ, उसमें देखिए मैं ये समय के साथ चेंज करना पड़ेगा ना। उस समय जो प्रोसेस था वो उस समय के हिसाब से था। Correct. आज की डेट में वो प्रोसेस डिफरेंट होना होगा ना, क्योंकि डाइनिंग टेबल पे बिजनेस का डिस्कशन करना जरूरी नहीं है, बट देयर कैन बी सम प्रोसेस जहाँ पे हम बच्चों को अपने डिसीजंस में या अपने थॉट प्रोसेस में इन्वॉल्व करें, क्योंकि उनका भी एक पॉइंट ऑफ व्यू है। और जहाँ पे भी ऐसा दो जनरेशन मिलके कोई बिजनेस करते हैं कि जैसे मान लीजिए कि बच्चों ने अपना बिजनेस ज्वाइन किया, तो एज ए कंसल्टेंट वो लोग मेरे पास आते हैं, उनसे मेरा एक ही क्वेश्चन होता है कि यार दिस इज गुप्ता सन्स, इसमें गुप्ता में तो आपके पापा ने ऑर्गेनाइजेशन को बना दिया, मुझे सन्स बताओ क्या कर रहे हैं, व्हाट इज द कंट्रीब्यूशन ऑफ सन्स, उससे आगे का सोचो ना। अब इसमें टेक्नोलॉजी लेके आओ, नए प्रोसेस लेके आओ। अगर आप भी इस बिजनेस को वैसे ही करते रहोगे जैसे आपके पापा ने किया था, तो आपको 2 साल बाद फ्रस्ट्रेशन होने लगेगा। करेक्ट।
क्योंकि वो सारे काम वो नहीं करना चाहता ना, करेक्ट 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 बिकॉज इस बिजनेस को एस्टैब्लिश करने के लिए उस फादर ने तो पता नहीं क्या क्या किया होगा करेक्ट जो उसके बेटे को करने की जरूरत नहीं है. नहीं He can use technology. Correct. He can use all those passionate things which can make that business exciting. एक्चुअली इसमें एक पॉइंट सर बहुत इंपॉर्टेंट जो मदर को लेके है. वाई आई एम आस्किंग यू, ये क्वेश्चन पूछने के पीछे का पर्पस क्या था? बिकॉज वन ऑफ आवर क्लाइंट्स व्हाट ही डिड, उन्होंने सिंपल सा एक चीज़ की कि अपनी वाइफ को एक बहुत स्ट्रॉन्ग अलाइंस के तौर पे यूज़ किया. मतलब जो सर ने बात बोली थी कि बेटे और पिताजी अलग अलग फ्लोर पे रह रहे हैं सेम बिल्डिंग के अंदर, वी विल कम टू उस पर भी बात करेंगे अभी. उन्होंने अपनी वाइफ को एज अ काउंसलर, क्योंकि उनको पता था कि मेरा बेटा मेरी वाइफ की सुनता है, मेरा इतना उसके साथ कनेक्ट नहीं है ड्यू टू ऑल दिस ट्रैवलिंग एंड हॉश वॉश लाइफ के कारण, उन्होंने मेक श्योर किया कि मेरी वाइफ मेरे जो मैसेजेस हैं वो मेरे बेटे को या मेरे बच्चों को समय समय पे देती रहे. एंड ही मेक श्योर कि समय समय पे वो टेस्ट भी करते थे कि जो मैसेजेस मैं डिलीवर कर रहा हूँ वो मेरे बच्चे तक उस तरह से पहुँच भी रहे हैं या नहीं रहे. ग्रेजुअली व्हाट हैपन्स, उनकी फैमिली में बच्चों ने उनको रिटायर किया. टिल नाउ ही इज़ अराउंड 80 to 83 ईयर्स ओल्ड. छोटा सा मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है एक मंदसौर शहर में, इंदौर के, मतलब इन MP के मंदसौर शहर में है. और वो अब तो दादाजी हो गए हैं, उनके बच्चों के भी बच्चे हैं. और ये सक्सेशन प्लानिंग मतलब महिलाओं की कंट्रीब्यूशन से हो पाई. सो दैट इज़ द एंगल आई वांट, मतलब जो एक्सप्लोर करना चाह रहा था मैं. अब इसमें एक चीज़ सर आपके लिए है कि हम लोगों ने वाई कवर कर लिया क्यों ज़रूरी है, हाउ कवर कर लिया, सॉरी व्हाट कवर कर लिया कि क्या करना है. हम लोग अब इसको क्लोजर की तरफ ले जाते हैं कि अगर आपको एक टिप देना हो सक्सेसफुल ट्रांजिशन के लिए और पीसफुल लाइफ के लिए, पीसफुल रिटायरमेंट के लिए, तो वो क्या रहेगा? सर मुझे हमेशा लगता है कि एक अमेरिका में जो एक बहुत इम्पोर्टेंट और सक्सेसफुल कॉन्सेप्ट है, यू रन योर बिजनेस टू सेल योर बिजनेस. ओके, ग्रेट. सो दैट कॉन्सेप्ट रियली हिट्स, नहीं, दैट्स अ गुड कॉन्सेप्ट. and that is equally applicable in our context in this generation specially. करेक्ट. आज के जनरेशन को एक कमिटमेंट पूरे लाइफ टाइम मेरे ऊपर बना रहेगा, which will and at the cost of my personal expense, personal interests and passion areas. ये बात जमती नहीं है. नहीं, इमोशनली आपको बिल्कुल उससे अटैच नहीं होना चाहिए, आपको उस हिसाब से तैयारी करना. आज अगर बिजनेस को ऐसा ट्रांजिशन किया जाए कि जब तक तुझे बिजनेस चलाना है तो चला, नो प्रॉब्लम. ओके. एट अ पॉइंट इन टाइम जब तुझे लगे कि नाउ यू आर डन, नो प्रॉब्लम, Sell यू शुड बी एबल टू सेल इट आउट. अगर इस तरीके से ही अगर बिजनेसेस को स्ट्रक्चर किया जाए, करेक्ट. तो जो बंदा या नेक्स्ट जनरेशन आएगा उस बिजनेस में, ही विल नॉट हैव दैट प्रेशर कि ठीक है आज मुझे चलाने का इच्छा है and I'll run it over, but there is no botheration on me, number one. And number two, if I am able to monetize it after a few years, unlock the value in the business, then what is the problem? गुड, ग्रेट. So if this idea can be promoted very largely in family businesses, ये इकोनॉमी को भी बहुत फायदा होगा एज अ कंट्री. Because in this fashion, we will structure our businesses which will generate more value for tomorrow. एक्चुअली इस सिंगल चीज़ से होगा क्या, वो प्रोसेस भी डेवलप करेगा क्योंकि सेलेबल बिजनेस वही होगा. Absolutely. वो बिजनेस भले ही वो व्यक्ति नहीं रहे, कोई और बाय भी कर लेगा तो वो रन कर पाएगा, तो बायर्स भी बढ़ जाएंगे. So it has so many positive cascading effects. करेक्ट. वेरी गुड सर. मेघनन जो कहा वो 100% करेक्ट है. इसमें मैं थोड़ा सिर्फ एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा कि सक्सेशन को सिर्फ इनवर्डली ना देखे, ओनली द ओनरशिप कंटिन्यूटी के हिसाब से ना देखे. फर्स्ट थिंक ऑन बिजनेस कंटिन्यूटी. सो मतलब प्रोसेसेस सिस्टम्स को डेवलप करना, मेक श्योर कि ओनर नहीं है तो भी बिजनेस चलते रहना चाहिए. करेक्ट. Once you start working on those points, you open up the number of options like sale, easy continuity by your second generation, or making it public and still be in a steering mode. Correct. So all these options आपको open रहते हैं. So first think of a business continuity rather than succession. ग्रेट. संजय सर. सिंस आपने टिप की बात की कि एक टिप क्या हो सकती है, प्रैक्टिकल एग्जांपल, एंड वी आर टॉकिंग अबाउट MSME. करेक्ट. तो आई एम टेकिंग फ्रॉम मेघनन के बिजनेस को सेलेबल बनाऊं. करेक्ट. ठीक है, पर कैसे बनाऊं? क्योंकि
इंडिया में उस लेवल का जो टैक्स सिस्टम बोलो या उस लेवल का मार्केट की आप एक अनलिस्टेड या प्राइवेट एंटिटी को इजीली बेच सकते हो। तो एक सिंपल चीज़ ये है, जो अगर आप टाइमली प्लान करो कि थोड़े साल और एक्स्ट्रा काम कर लो, पर आपकी बिजनेस को आप लिस्टिंग तक ले जाओ। ओके 3-4 साल की प्लानिंग आगे करके उस लेवल की ग्रोथ एक्स्ट्रा मेहनत करके, उससे फ़ायदा क्या होगा अगर आप, क्योंकि आजकल ऐसे में IPO खोला, 5 करोड़ का भी IPO कर सकते हो, 100 करोड़ का भी IPO कर, करेक्ट कि आपने आप सक्सेस प्लानिंग कर रहे हो, इसका मतलब आपने ऑलरेडी वेल्थ क्रिएट किया है जो आपको किसी को हैंड ओवर करना है। करेक्ट अब अगर आपकी नेक्स्ट जनरेशन ज्वाइन करती है, फाइन, वो उसको और ग्रो करेगी, उसके इक्विटी फंड रेज करने के सोर्सेज और उसको अच्छे मिल जाएंगे। नहीं कर पा रही है, आपको बेचने की जरूरत नहीं है, प्रोबेबली कैन स्टिल बी द योर जनरेशन कैन स्टिल बी द शेयर होल्डर। करेक्ट इवन जैसे धनंजय की प्लानिंग करके थ्रू प्रोफेशनल मैनेजमेंट दे आर रनिंग, द वेल्थ डिस्ट्रक्शन विल नॉट हैपन, बिकॉज अगर वो ग्रो हो रही है तो आपका जो, बिकॉज आपके बच्चे या उनकी जो फैमिली है या फ्यूचर की जनरेशन है, दे विल कंटिन्यू शेयर होल्डर, बी शेयर होल्डर। तो वो जो ग्रोथ हो रही है वो दे विल बी स्टिल एबल टू पार्टिसिपेट इन द सेम वेल्थ। Correct. अब एक बार सेल कर रहे हो, आपने वो पैसा हैंड ओवर कर दिया उनको, पैसे का फिर क्या करेंगे, वो उसको ग्रो करेंगे, डिस्ट्रॉय करेंगे, यू डोंट नो। Correct. तो आपका बिजनेस भी ग्रो हो रहा है, आपकी नेक्स्ट जनरेशन उसका बेनिफिट भी जनरेशन टू जनरेशन ले सकती है। करेक्ट IPO लाना कहना ईजी लगता है, इतनी सारी कंपनी इंडिया में इंडस्ट्रीज है या कंपनीज है, सब लिस्टेड नहीं है, करेक्ट बट आपको ये अवेयरनेस है कि मेरा बिजनेस उस साइज का है, Correct. जहाँ पे मैं IPO ला सकता हूँ। तो एक नया प्लेटफॉर्म जो काफ़ी सक्सेसफुली चल रहा है, करेक्ट पीपल शुड थिंक अबाउट इट। वेरी गुड सर। सर मैं अपने को पैनलिस्ट की बात से सहमत हूँ कि हम अपनी उस एंटिटी को एक इस प्रकार से डेवलप करें कि उसकी सेलेबिलिटी हो जाए। सेलेबिलिटी करने के लिए शायद उसमें सिस्टम, प्रोसेसेस, उनकी एसेट्स का डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट होना चाहिए, सो दैट जब कोई बेचने जाए तो उसको वो परेशानी ना हो सबको स्ट्रक्चरिंग की। correct. IPO अगर ले आता है तो बहुत अच्छी बात है उसके लिए, बस उसमें एक वो कवर्ड है उसमें, लेकिन स्पेसिफिकली मैं बोलना चाहूँगा कि इट इज़ ऑलवेज ईजी या एडवाइजेबल कि वो अपने आप को उससे डिटैच करके रखे उस ऑर्गेनाइजेशन से। अगर मैं कर रहा हूँ तो एज एम्प्लॉय काम कर रहा हूँ तो उसके रोल डिफरेंट है, उस इंडस्ट्री का वो ओनर है, दैट इज़ ए सेपरेट रोल। करेक्ट तो एज ए डायरेक्टर उसमें अगर वो कुछ काम कर रहा है तो इज एम्प्लॉय। करेक्ट तो इन दोनों रोल्स में वो अगर डिफरेंशिएट करके चलेगा तो शायद उसको अपने आप को डिटैच करने में और उसे ऐसी एंटिटी बनाने में जिसमें कि वो IPO ला पाए और उसको फिर सेल ऑफ कर पाए या व्हाटएवर कर पाए, इट विल बी ए इजी प्रोसेस। ग्रेट सर ग्रेट। मतलब आप लोगों की बात से एक बात समझ में आई कि ताजमहल मुमताज़ तक पहुँचे, उसके लिए ज़रूरी है कि ताजमहल बनाने वाला और मुमताज़ दोनों कुछ चीज़ें समझें, अंडरस्टैंड करें और आगे बढ़ें। ग्रेट टिप सर, थैंक यू वेरी मच। और मैं सभी ऑडियंस से बोलूँगा कि इस पैनल डिस्कशन में हमने जो डिस्कस किया उससे रिलेटेड आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा हमको कि व्हाट यू लाइक मोस्ट, और इसमें से कौन सा टिप आपके काम का है या आपकी फैमिली के काम का है। एक इसमें हम लिंक भी देंगे आपको फॉर्म की, जिसमें आप अपने क्वेश्चंस फिलअप कर सकते हैं। ये यहाँ जो 4 एक्सपर्ट्स बैठे हुए हैं, दे कैन आंसर यू ऑन वन-ऑन-वन बेसिस। एम आई शेखर, सो दे विल टॉक टू यू, है ना। हमारी टीम आपके लिए कांटेक्ट करके इसमें हेल्प करेगी। तब तक के लिए जय हिंद।